अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो आसानी से मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारी ज़िंदगी का जो दारो मदार है, हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो ये टोटल डिपेंड करती है हमारे CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो अगर इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, बड़ा कंप्रीहेंसिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट बुक जो है वो लिखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एक PPSC के रेफरेंस से, जॉब्स के हवाले से जो प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है, तो इसमें हम टू दी पॉइंट जो है वो स्टडी करेंगे, टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू PPSC पैटर्न्स जो है, या PPSC के जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे और टू दी पॉइंट जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको CNS भी कहते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उस पे मुश्तमिल है। दिमाग और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसको कंक्रीट की हड्डी भी कहते हैं, वो मिल के हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको तश्कील देते हैं। द CNS is named central because aside from occupying the central position of the body, the CNS is also the most important part of the nervous system for maintaining and producing behavior. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, इसकी जो पोजीशन है वो हमारी बॉडी के सेंटर में है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं, जो काम है, उनको सर अंजाम देता है। हमारे बहुत से जो बिहेवियर है उसको जो है प्रोड्यूस करने में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। This body system is responsible for integrating and coordinating the activities of the entire body. हमारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियां हैं, जो उनको इंटीग्रेट करने में जो है CNS वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। Through these physical structures, thought, emotions, and sensations are experienced and body movements are coordinated. तो इस CNS की वजह से हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी सेंसेशंस हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये वाक़या होते हैं और हमारे जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो भी अमल में आती हैं। तो पार्ट्स ऑफ जो CNS है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके दो मेन पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं। पहला कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, कंक्रीट की हड्डी भी कहते हैं, और दूसरा है ब्रेन, हमारा दिमाग। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिल्कुल टू दी पॉइंट जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चूँकि वो हमारा फोकस ही नहीं है और हमारे वो सिलेबस में भी चीज़ें नहीं है। जो हमारे सिलेबस में चीज़ें होंगी, जो ज़रूरी हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। The spinal cord is a long, thin collection of neurons attached to the base of the brainstem, running the length of the spinal column. जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो बॉडी है
ये जो हमारी कमर है, हमारी जो बैक, इसमें एक लॉन्ग जो है तकरीबन 2 से 150 2 फीट की जो एक लेंथ की हड्डी है, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो ये अटैच होता है ब्रेन स्टेम, मतलब ये इसको एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम की ये एक्सटेंशन है। Spinal cord contains circuits of neurons that can control some of our simple reflexes, such as moving a hand away from a hot surface without participation from the brain. हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, उनमें इसका रोल होता है। रिफ्लेक्सेशन क्या होता है कि हमारा कोई ऐसा काम इमरजेंसी में या अचानक से ऑटोमेटिकली जिसमें हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है तो हम फ़ौरन उसको खींच लेते हैं। ये टोटल जो है स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड करता है। इस पे स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट, इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं। तो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इसमें भी जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। द CNS communicates with the rest of the body through the nerves, which are bundles of fiber that transmit signal to and from the CNS. जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो जितनी भी हमारी बॉडी है, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करने में मदद देता है। और जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूसरे सिस्टम या दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ले जाने में भी स्पाइनल कॉर्ड का अहम किरदार है। द नर्व्स विच आर अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तश्कील देती हैं। द नर्व रूट्स एग्जिट द स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्रैवल टू बोथ साइड ऑफ द बॉडी। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो है वो रूट्स निकलती हैं, कैरिंग मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्व। और जो ब्रेन और पेरिफेरल नर्व्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उनमें उनका रोल होता है। द मिडल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड की जो है स्ट्रक्चर वो भी उसको डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड का जो मिडल स्ट्रक्चर है वो ग्रे मैटर से बना होता है एंड एक्सटर्नल टिश्यूज आर मेड ऑफ वाइट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स आर कॉल्ड वाइट मैटर्स एंड बंडल ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड ग्रे मैटर्स। तो जो उसका इंटरनल हिस्सा है वो ग्रे मैटर से बना होता है और एक्सटर्नल जो टिश्यूज़ हैं वो वाइट मैटर से बना होता है। विद इन द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर 30 सेगमेंट्स ईच बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 4 सेक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड के जो 30 उसको हिस्से भी कह सकते हैं, उसको रिब्स भी कह सकते हैं, और उनके आगे फिर जो मेन कैटेगरीज हैं वो 4 हैं, उनके मेन 4 सेक्शंस हैं जी। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो तस्वीर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको आप अच्छे से देख लें। और इसके जो 4 सेक्शंस हैं जिनमें 30 वो रिब्स और जो उसकी पार्ट्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सर्विकल। दीज आर 8 सेगमेंट्स। सर्विकल जो सेक्शन है उसमें 8 सेगमेंट्स हैं, उसमें 8 रिब्स हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्राम और टू एरियाज ऑफ द हेड, नेक, शोल्डर, आर्म्स एंड हैंड्स। जो सर्विकल रिब्स हैं उनका क्या काम है, वो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं
वो हेड की तरफ लेके जाते हैं, नेक की तरफ लेके जाते हैं, शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स की तरफ जो है उनकी कम्युनिकेशन होती है। आगे है जी थायरिक। दीज आर 12 सेगमेंट्स। सर्विकल में 8 सेगमेंट्स थे, 8 रिब्स थे, और थायरिक में कितने हैं? 12 सेगमेंट्स हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम और टू एरियाज ऑफ द आर्म्स, चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरियाज। तो ये किन चीज़ों में, कौन से एरियाज में इनकी कोऑर्डिनेशन होती है? आर्म्स के साथ, चेस्ट के साथ और अब्डोमिनल जो एरियाज हैं उनमें। थायरिक जो सेगमेंट्स हैं, जो पोर्शन है इसका। आगे है जी लुम्बर। दीज आर 5 सेगमेंट्स। ये 5 सेगमेंट्स का एक एरिया है जिसको लुम्बर कहते हैं, और ये सिग्नल फ्रॉम करता है लेग्स, फीट एंड सम पेल्विक ऑर्गन्स। तो पेल्विक ऑर्गन्स, फीट और लेग्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो लुम्बर सेक्शन करता है। आगे है जी सैक्रल। These are 5 segments that transmit signal from or to areas of the lower back, pelvic organs, genital areas and some areas of the legs and feet. तो जो सैक्रल सेगमेंट्स हैं, सैक्रल जो पोजीशन है, जो एरिया है, जो सेक्शन है, वो कहाँ पे कम्युनिकेशन करता है? लोअर बैक, pelvic organs, genital areas and some areas of the legs and feet. आ गया जी कॉक्सी, विच इज़ द बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की बेस है। आप तस्वीर में भी इन चीज़ों को, इन एरियाज़ को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके जो जो फंक्शंस हैं उनको भी आप ज़हन नशीन कर लें। जी, तो ये था स्पाइनल कॉर्ड। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है ब्रेन। तो अब हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आवर ब्रेन इज़ एसेंशियल ऑर्गन दैट कंट्रोल्स मैनी बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हमारी ज़िंदगी का दारो मदार ही हमारे ब्रेन पे है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो कितना कुछ ही हम कर सकते हैं, कितना मटेरियल इस पे हम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने टू द पॉइंट रहना है। तो हमारी बॉडी में जो मेन चीज़ है जिस पे हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है वो क्या है? ब्रेन। आवर ब्रेन रिसीव्स एंड interprets all the sensory information you encounter like sight, sound, smells and tastes. Our brain has many complex parts that work together to help you function. तो हमारे जिस्म में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी ऑर्गन जो हैं वो फंक्शन करते हैं, जितना हम कुछ सेंस करते हैं, हम परसीव करते हैं, ये टोटल डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पे। तो ब्रेन के जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं। फोर ब्रेन आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोर ब्रेन का कितना एरिया है। आगे मिड ब्रेन जो है उसका कितना एरिया है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। और हाइंड ब्रेन, ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की पोजीशन आपको पता है कि जो फ्रंट वाला एरिया है ब्रेन का उसको क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कम्प्लेक्स cognitive activities, sensory and associative functions and voluntary motor activities। तो फोर ब्रेन का जो मेन फंक्शंस है वो हमारी कम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जितनी है, जिसमें लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, एवेल्यूएशन, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो रोल अदा करता है वो है फोर ब्रेन।
और हमारी मोटर एक्टिविटीज़ जो होती है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़, उसमें जो है फोर ब्रेन जो है वो मेन रोल अदा करता है। इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द थ्री मेजर डेवलपमेंटल डिवीजन ऑफ द ब्रेन। ये तीन डिवीजन में से सबसे जो मेन और सबसे ज़्यादा जो है वो डिवीजन है। द अदर्स आर टू आर द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और दूसरी दो कौन सी हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के जो आगे पार्ट्स हैं, इसके जो हिस्से हैं वो आप शक्ल में देख लें, फिर आगे इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले जो फोर ब्रेन का सबसे हिस्सा है वो है जी सेरिब्रम। Cerebrum is the largest part of the forebrain that are responsible for sensing, thinking, learning, emotions, consciousness and voluntary movement। तो इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सेंसिंग, लर्निंग, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हैं, इनमें जो रोल अदा करता है वो है सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हाल्व्स कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। तो ब्रेन के जो दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, उनको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर्स। तो ये सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड, ये सेरिब्रम को बेसिकली दो डिवीजन होती हैं, तो उनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर्स। The hemispheres are the left and right halves of the cerebrum, और ये cerebrum के left और right halves होते हैं। तो left hemisphere is responsible for language and writing। लैंग्वेज और राइटिंग में जो रोल अदा करता है वो है लेफ्ट हेमिस्फीयर, और राइट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल एबिलिटीज़, म्यूजिकल एबिलिटीज़ एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़। तो इन चीज़ों में जो रोल अदा करता है, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है राइट हेमिस्फीयर। तो आगे है कर्पस कॉल्जम। कर्पस कॉल्जम इज स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द टू हेमिस्फीयर। जो डिवाइड करता है हेमिस्फीयर्स को वो सेरिब्रम है, और जो कनेक्ट्स करता है वो है कार्पस कॉल्जम। और कार्पस कॉल्जम जो है वो दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, कनेक्शन, इनका काम करता है। और अक्सर पीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइड कनेक्ट्स द हेमिस्फीयर्स। तो हमें पता होना चाहिए कनेक्ट्स कौन करता है और डिवाइड कौन करता है। तो ये चीज़ें आप छोटे छोटे पॉइंट जो है इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ताकि आपको जो है वो तैयारी में आसानी हो। जी, तो ये लेफ़्ट और राइट जो हेमिस्फीयर्स थे, उनकी जो फंक्शंस हैं वो इस पिक्चर में बड़े अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोग काइंडली जो है थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, फिर आगे चलते हैं। जैसा कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है, इसमें क्या होता है, ये कौन से फंक्शन सर अंजाम देता है, या इनकी वजह से कौन कौन से हमारी बॉडी में फंक्शंस सर अंजाम होते हैं। एनालिटिकल थॉट, डिटेल ओरिएंटेड परसेप्शन, ordered sequencing, rational thought, verbal, cautious, planning, math, science, logic, right field vision, right side motor skill। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स के जो है वो फंक्शंस हैं। वो इनमें लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो अपना रोल अदा करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो किन चीज़ों में रोल अदा करता है, इंट्यूटिव थॉट, होलिस्टिक परसेप्शन, रैंडम सीक्वेंसिंग, इमोशनल थॉट, नॉन वर्बल, एडवेंचरस, इम्पल्स, क्रिएटिव, राइटिंग आउट, इमेजिनेशन, लेफ्ट फील्ड विजन, लेफ्ट साइड मोटर स्किल्स। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हमारे
बॉडी में परफॉर्म होती हैं, इनमें जो है राइट हेमिस्फीयर जो है वो रोल अदा करता है। तो अक्सर ये आपने हमेशा याद रखना है, जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ़्ट को, लेफ़्ट जो है राइट को, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आगे है जी लोब्स। जो हेमिस्फीयर्स हैं ये आगे मज़ीद 4 हिस्सों में इनकी जो डिवीजन की जाती है। ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड लोब। हर हेमिस्फीयर के 4 पार्ट्स होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं। शक्ल में भी लोब्स को जो है वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब की आप लोकेशन देख लें, ये बिल्कुल सामने होती है, पेशानी के ऊपर, हेड के सामने बिल्कुल फ्रंट पे। तो फ्रंटल लोब इज़ द लार्जेस्ट लोब ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट लोब है। इट कंटेन द प्रिंसिपल एरियाज दैट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ मसल्स कॉल्ड प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो है मूवमेंट ऑफ मसल्स, और उस एरिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो आगे है जी पेरिटल लोब। पेरिटल लोब की आप लोकेशन देख लें, फ्रंटल लोब के थोड़ा सा पीछे। तो इट कंटेन्स द एरिया फॉर सेंस ऑफ टच। तो ये जो हमारे टच की सेंस है इसमें इसका रोल होता है, और उस एरिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। आगे है जी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब की आप लोकेशन देख ले, इट लाइज बिलो द पेरिटल लोब। ये पेरिटल लोब के जो नीचे है। कंटेन द एरिया डिवोटेड टू ऑडिटरी प्रोसेसिंग कॉल्ड प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये हमारी जो ऑडिशन है, हमारी जो हियरिंग का प्रोसेस है, उसमें इसका ज़्यादा रोल होता है, और इस एरिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो अक्सर पीपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिशन, विच लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर मूवमेंट्स, विच लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, विच लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पीपीएससी में आते हैं। ये इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस चैप्टर के एंड पे जो है वो इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो टेम्पोरल लोब जो है उसका क्या काम है, जो हमारी ऑडिटरी प्रोसेस है उसमें रोल अदा करना। आगे है जी ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब की आप जो है वो प्लेस आइडेंटिफाई कर ले कि ये बिल्कुल बैक साइड पे है, हमारे सर के बैक साइड पे। तो इट लाइज बैक ऑफ द हेड, इंक्लूड द कॉर्टिकल एरिया वेयर मोस्ट विजुअल प्रोसेस बिगेन्स कॉल्ड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। तो ये हमारे हेड के बैक साइड पे होती है, और इसका जो एरिया है उसको प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये हमारे विजुअल प्रोसेस में रोल अदा करती है। ठीक है। तो आगे है जी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। The outermost layer of the cerebrum is called cerebral cortex, look like cauliflower। तो cerebrum के ऊपर जो उसकी तय होती है उसको क्या कहते हैं, cerebral cortex, और ये कॉलीफ्लावर की तरह जो है नज़र आती है। जैसा कि ये ऊपर बिल्कुल ऊपर इसको देखें तो ये सारा जो दिमाग के ऊपर एक लेयर है उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आगे जो फोर ब्रेन का दूसरा हिस्सा है वो है जी थैलमस। पहले हमने फोर ब्रेन का जो है वो सेरिब्रम को हमने डिस्कस किया है, अब उसका दूसरा हिस्सा है जी थैलमस। A thalamus is also called a relay station through which all the sensory information except smell must pass to get the cerebral cortex। तो इसको रिले स्टेशन इसलिए कहते हैं कि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं सिवाय स्मेल के, वो तमाम सेरेब्रल कॉर्टेक्स से
के पास जाने से पहले जो है वो थैलमस से गुजरती हैं, सिवाय जो स्मेल है, स्मेल की जो सेंस है वो इससे नहीं गुजरती, उसके लिए अलग एक स्ट्रक्चर है, उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो उसके ज़रिए हमारी जो स्मेल है उसकी सेंसेशन होती है। तो थैलमस को रिले स्टेशन कहते हैं कि हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उस तक जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थैलमस से गुज़र के जाती है हमारे दिमाग की तरफ या सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। द थैलमस आल्सो प्ले ए एक्टिव रोल इन इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सेंसेस। तो वेरियस सेंसेस जो हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन है उनके दरम्यान जो इंटीग्रेशन है उसमें भी रोल अदा करता है थैलमस। आगे है जी हैपोथैलमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलमस का मतलब होता है थैलमस, यानी कि थैलमस के नीचे। तो ये वाला एरिया जो है हैपोथैलमस इज लोकेटेड अंडर द थैलमस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, हंगर, थर्स्ट एंड टेम्परेचर कंट्रोल ETC। तो ये थैलमस के नीचे पाया जाता है और ये बेसिक जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनमें ये रोल अदा करता है। There are two areas of the hypothalamus that are called on off switch for the hunger। तो इसके दो आगे मेन पार्ट्स हैं जो कि हमारी ईटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। एक है जी लेटरल हैपोथैलेमस और दूसरा है जी वेंट्रोमीडियल हैपोथैलेमस। ये हमारी जितनी भी ईटिंग प्रोसेस है, हमारी ईटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसमें ये दोनों जो हैं वो रोल अदा करते हैं और स्विच जो है ऑन ऑफ का ये काम करते हैं। तो आगे है जी लिम्बिक सिस्टम, सेंटर फॉर इमोशन। हमारे जितने इमोशंस हैं वो लिम्बिक सिस्टम में जो है उनमें लिम्बिक सिस्टम का बड़ा रोल है। लिम्बिक सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग hypothalamus, hippocampus and amygdala। The limbic system is responsible for regulation of memories, emotions and motivation। लिम्बिक सिस्टम एक स्ट्रक्चर की कलेक्शन है, एक नेटवर्क है जो हमारी मोटिवेशन, इमोशन और मेमोरी में रोल अदा करता है। तो ये अक्सर जितने भी मैंने पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस किया है ये एक आध दो तीन PPSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि विच इज़ द सेंटर फॉर इमोशन। तो तीन चार पार्ट दिए होंगे, थैलमस, हैपोथैलमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस में कौन सा पार्ट जो है वो मेन रोल अदा करता है, तो वो क्या है, लिम्बिक सिस्टम है। आगे लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसमें आता है जी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज़ द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मेमोरीज। स्पेशल जिसका काम हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारी याददाश्त से रिलेटेड है, वो ओनली एंड ओनली जस्ट एंड जस्ट जो है वो हिप्पोकैम्पस है। अगर क्वेश्चन में आए कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कंसर्न विद द मेमोरी प्रोसेस, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर क्या होना चाहिए, वो है हिप्पोकैम्पस। तो इस तरह अगर आप जो है इनको अच्छे से ज़हन नशीन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेमोरी, हमारी जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हिप्पोकैम्पस जो है कंट्रोल करता है। द हिप्पोकैम्पल रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरीज ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो कंसोलिडेशन मीन के फॉर्म ऑफ न्यू मेमोरीज़, जितनी भी नई मेमोरीज़ बनती हैं उनमें जो है हिप्पोकैम्पस ही रोल अदा करता है। आगे है जी एमेजिडेला। इट इज़ द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इमोशंस एंड एग्रेशन। हम जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो हमारी अग्रेसिव बिहेवियर होते हैं, उसमें कौन सा पार्ट रोल अदा करता है, वो है एमेजिडेला। तो ये सारे जो हैं पार्ट्स, इनके जो फंक्शंस हैं ये आप लोगों ने अच्छे से जो है ज़हन नशीन कर लेने हैं। आगे है जी मिड ब्रेन।
पहले हमने फोर ब्रेन को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन इज अ सेगमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट लाइज बिटवीन द मिड हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड हाइंड ब्रेन के दरमियान जो पोर्शन है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। द मिड ब्रेन कंटेन एन एरिया दैट इज कंसर्न विद इंटीग्रेटिंग सेंसरी प्रोसेस सच एज विजन एंड हियरिंग। और विजन और हेयरिंग, जो हमारी विजन और जो हमारी हेयरिंग है उसके दरमियान जो इंटीग्रेशन होती है वो मिड ब्रेन के थ्रू होती है। द डिक्लाइन इन द डोपामीन सिंथेसिस दैट कॉजेज पार्किंसन इज ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द मिड ब्रेन। जो पार्किंसन डिसीज़ है वो जिस वजह से होती है वो वाला जो पार्ट है वो मिड ब्रेन में ही होता है, इसी वजह से ही होता है। Running through both hindbrain and midbrain, there is a reticular formation that is concerned with the regulation of muscle reflexes, breathing, sleep, arousal, etc. तो मिड ब्रेन में एक जो पोर्शन है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का भी है जो कि स्लीप और अराउजल में अहम रोल अदा करता है। आगे है जी हाइंड ब्रेन। Hind brain is located at the lower back part of the brain and include most of the brainstem containing the medulla and pons and the cerebellum। तो हाइंड ब्रेन सबसे नीचे जो ब्रेन का हिस्सा है उसको हाइंड ब्रेन कहते हैं और ये मोस्टली जो ब्रेन स्टेम पे करता है, मुश्तमिल होता है। और ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? पोन्स एंड मेडुला जो दो पार्ट हैं ये मिल के ब्रेन स्टेम को डिफाइन करते हैं। द हाइंड ब्रेन इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड एंड लुक्स लाइक एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ऐसे लगता है जैसे ये स्पाइनल कार्ड की जो है एक्सटेंशन है। फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन। Hind brain chief role is to coordinate the vital functions of our body such as breathing and heart rate। जो हमारे वाइटल फंक्शंस हैं, जो हमारी जिनके ऊपर हमारी ज़िंदा होने का इन्हसार होता है, जैसे ब्रीथिंग और हार्ट रेट जो है वो हाइंड ब्रेन की वजह से होता है। देयर फॉर द हाइंड ब्रेन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो ये हमारी सर्वाइवल के लिए जो है हाइंड ब्रेन रोल अदा करता है। अनदर मेन फंक्शन ऑफ द हाइंड ब्रेन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर रिफ्लेक्सेस मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम स्ट्रक्चर। सिमिलरली द हाइंड ब्रेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एक्टिविटीज एंड वेकफुलनेस। तो आगे जो इसके ये तीन पार्ट हैं पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये इनके जो कलेक्टिव फंक्शंस हैं वो हाइंड ब्रेन जो है सर अंजाम देता है। जैसा कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन हाइंड ब्रेन जो है वो आप देख सकते हैं, पोन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम, और उसके नीचे स्पाइनल कार्ड जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पोन्स दिस स्ट्रक्चर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद मैनी ऑटोनोमिक फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, टेस्ट, स्लीपिंग एंड सर्किट्स दैट जनरेट रेस्पिरेटरी रिदम। तो हमारी स्लीप और अवेकनेस एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो रोल अदा करता है वो है पोन्स। अक्सर इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड अराउजल या टेस्ट या ब्रेथ। तो उसमें जो पोन्स ही मेन रोल अदा करता है। आगे है जी मेडुला। द मेडुला कंट्रोल मैनी फंक्शंस आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस control such as breathing, blood flow, blood pressure and heart rate. This make the medulla a vital structure for the survival। तो मेडुला के क्या काम है? हमारी जो मेन उसकी है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और जो ब्रीथिंग है हमारी, उसमें जो रोल अदा करता है वो है मेडुला। आगे है जी सेरिबेलम। The cerebellum main role is to monitor and regulate motor behavior, particularly automatic movements and balance। तो हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, ये सारा डिपेंड करता है हमारे सेरिबेलम पे। The cerebellum has also been found to be involved in motor learning, sequence learning, reflex memory, mental functions and emotional processing। तो मूवमेंट्स के अलावा इन चीज़ों में भी जो है सेरिबेलम मेन रोल अदा करता है। अक्सर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अ मैन हु इज़ फीलिंग डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड रनिंग, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मूवमेंट्स रनिंग है, इसमें जो रोल अदा करता है वो कौन सा पार्ट है, वो सेरिबेलम है। तो इस तरह जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं, आपने उनके फंक्शंस को जो है वो अच्छे से ज़हन नशीन करना, स्पेसिफिक फंक्शन जिसकी वजह से वो जाना जाता है वो पार्ट। तो इस तरह अगर आप उसको करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जो पिक्चर है, ये जितना भी हमने लेक्चर डिस्कस किया, इसकी कलेक्टिव जो पिक्चर है कि हर पार्ट जो ब्रेन का पार्ट है उसकी लोकेशन, उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें और हर पार्ट की लोकेशन और उसका जो फंक्शन है उसको ज़हन नशीन कर लें, ताकि आपको कभी ये चीज़ें जो है वो भूल ना जाएं। थैंक यू।